हमारे आज के शो में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाली हैं जो जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जिंदगी का पूरा सफर है। इसका नाम है व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर और इसे लिखा है पॉल कलानिधि ने, जो एक न्यूरोसर्जन थे। जी हाँ। और ये कहानी एक ऐसे मोड़ से शुरू होती है जहाँ एक डॉक्टर, मतलब जो जिंदगी और मौत के फैसले करता है, वो अचानक खुद मरीज बन जाता है। अपने करियर के पीक पर पहुंचने से ठीक पहले उन्हें पता चलता है कि उन्हें फेफड़ों का कैंसर है। वो भी आखिरी स्टेज का। बिल्कुल आखिरी स्टेज का। तो ये किताब हमें डॉक्टर और मरीज दोनों की आंखों से जिंदगी को देखने का एक बहुत ही अनोखा मौका देती है। तो आज हम पॉल कलानिधि की इसी दुनिया में उतरेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब भविष्य आपके हाथ से रेत की तरह फिसल रहा हो तो जिंदगी के मायने क्या रह जाते हैं। हम उनकी कहानी के उन अहम पड़ावों पर बात करेंगे जिन्होंने न सिर्फ उनकी बल्कि इस किताब को पढ़ने वाले हर इंसान की सोच को झकझोर कर रख दिया। चलिए कहानी के उस पल से शुरू करते हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। हाँ। पॉल कलानिधि एक 36 साल के न्यूरोसर्जरी रेजिडेंट अपने आखिरी साल में हैं और वो एक सीटी स्कैन देख रहे हैं। हाँ। उस स्कैन में फेफड़े, हड्डियां, लिवर, मतलब हर जगह अनगिनत ट्यूमर फैले हुए हैं। वो एक एक्सपर्ट की तरह उसे पढ़ रहे हैं और फिर उन्हें एहसास होता है कि ये स्कैन किसी और का नहीं, उन्हीं का है। उन्हीं का है। यहीं पर इसी एक पल में कहानी का सबसे बड़ा ड्रामा है। एक पल वो एक ऑब्जेक्टिव क्लिनिकल डॉक्टर हैं जो एक बीमारी का विश्लेषण कर रहे हैं, और अगले ही पल वो एक डरे हुए मरीज हैं जिसकी दुनिया उजड़ चुकी है। ये जो डॉक्टर से मरीज बनने का सफर है, ये तो सिर्फ एक सेकंड में पूरा हो गया। एकदम। वो खुद लिखते हैं, मैंने जिस भविष्य की कल्पना की थी, जिसके लिए सालों मेहनत की थी, वो भाप बनकर उड़ गया। और दिलचस्प बात यह है कि उन्हें इसके लक्षण काफी पहले से दिख रहे थे। अचानक वजन कम होना, पीठ में भयानक दर्द। उन्होंने अपनी डॉक्टर से मजाक में कहा भी था कि अगर ये मेडिकल एग्जाम का सवाल होता तो जवाब पक्का कैंसर होता। पर उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया। यही बात मुझे बहुत अजीब लगती है। एक डॉक्टर जो सब कुछ जानता है, उसके साथ भी वही होता है जो एक आम मरीज के साथ होता है। और ये हमारे मेडिकल सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। देखिए, वो अपनी डॉक्टर से पीठ दर्द के बारे में कहीं ज्यादा जानते थे, लेकिन मरीज के उस गाउन में वो खुद को कमजोर और बेबस महसूस कर रहे थे। सही बात है। वो किताब में खुद से पूछते भी हैं, मैं एक सर्जन के कोर्ट में इतना अधिकारपूर्ण क्यों था, लेकिन मरीज के गाउन में इतना विनम्र। ये दिखाता है कि कैसे हमारा पूरा सिस्टम पद और यूनिफॉर्म को इंसान से ज्यादा तवज्जो देता है। मतलब एक विशेषज्ञ भी मरीज बनते ही अपनी आवाज खो देता है। बिल्कुल। तो ये डॉक्टर से मरीज बनने का सफर तो दिल दहलाने वाला है, लेकिन ये समझने के लिए कि उनके लिए इतना बड़ा झटका क्यों था, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें ये जानना होगा कि वो हमेशा से डॉक्टर बनना ही नहीं चाहते थे। उनका रास्ता तो बिल्कुल अलग था। एकदम सही। किताब का पहला हिस्सा है इन परफेक्ट हेल्थ आई बिगिन, और उसमें वो बताते हैं कि वो डॉक्टर बनने के ख्याल से ही एक तरह से नफरत करते थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि इस पेशे ने उनकी पिता की जिंदगी कैसे छीन ली थी। परिवार के लिए वक्त ही नहीं था। हाँ, उनके पिता सूरज उगने से पहले काम पर जाते और देर रात लौटते थे। पॉल की दिलचस्पी तो वो साहित्य, फिलॉसफी, शब्दों की दुनिया में थी। एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब लगती है ना? कोई साहित्य और दर्शन में इतना डूबा हुआ इंसान वो अचानक न्यूरोसर्जरी जैसे सख्त और वैज्ञानिक पेशे में क्यों जाना चाहेगा? ये तो दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। वो ऐसा क्या ढूंढ रहे थे जो उन्हें किताबों में नहीं मिल रहा था? उनका एक ही बड़ा सवाल था, इंसानी जिंदगी को क्या चीज सार्थक बनाती है। उन्हें लगता था कि साहित्य हमें जिंदगी के सबसे गहरे अनुभवों के बारे में बताता है। और न्यूरोसाइंस? और न्यूरोसाइंस ये समझाता है कि हमारा दिमाग, ये जो जैविक मशीन है, ये कैसे काम करती है। वो इन दोनों को जोड़ना चाहते थे। वो समझना चाहते थे कि दिमाग कैसे रिश्तों, प्यार और मूल्यों को जन्म देता है जो जिंदगी को मतलब देते हैं। इससे जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी है। कॉलेज की गर्मियों में उनके पास 2 नौकरियों का ऑप्शन था। एक तो बंदरों पर रिसर्च करने वाले सेंटर में काम करना ताकि वो मतलब की उत्पत्ति को समझ सकें, या फिर एक खूबसूरत कैंप में शेफ की नौकरी करना। और उन्होंने क्या चुना? उन्होंने कैंप चुना। जाहिर है उनके प्रोफेसर तो बहुत नाराज हुए। उन्होंने कहा, तुम बड़े होकर एक महान वैज्ञानिक बनोगे या एक शेफ। लेकिन पॉल के लिए ये सिर्फ एक मजे का फैसला नहीं था, ये उनकी खोज का हिस्सा था। ये सार्थकता को सिर्फ पढ़ने के बजाय उसे अनुभव करने के बारे में था। बिल्कुल। पहाड़ की चोटी से उगते सूरज को देखना एक ऐसा अनुभव था जो कोई किताब नहीं दे सकती थी। जिंदगी को सिर्फ समझना नहीं बल्कि उसे जीना,
ये कश्मकश उनकी पूरी कहानी में चलती रहती है। तो फिर वो आखिरकार मेडिसिन में आए कैसे? ये कोई सोचा समझा फैसला नहीं था। वो इसे एक आवाज की तरह बताते हैं। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि जिंदगी, मौत और मतलब से जुड़े सबसे मुश्किल सवाल सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि अस्पतालों में मिलते हैं। जी हाँ, ये सीधा अनुभव पाने का एक जरिया था। उन्हें लगा कि असली जवाब इंसानी तकलीफों के बीच रहकर ही मिलेंगे। और ये अनुभव शुरू होता है एनाटमी लैब से, जहां वो पहली बार एक मृत शरीर का डायसेक्शन करते हैं। वो इसे एक पवित्र चीज का उल्लंघन कहते हैं। एक तरफ विज्ञान है और दूसरी तरफ एक इंसान के शरीर का सम्मान। और तभी वो देखते हैं कि उस व्यक्ति के पेट में मॉर्फिन की 2 गोलियां हैं। जिसका मतलब है कि वो बहुत दर्द में मरा था। हाँ, ये छोटे छोटे पल उन्हें हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि ये सिर्फ शरीर नहीं है, ये किसी की पूरी जिंदगी की कहानी है। सही बात है। फिर एक रेजिडेंट के तौर पर जिंदगी शुरू होती है। हफ्ते में 100 घंटे काम, नींद नहीं और जिम्मेदारियों का भारी बोझ। वो अपने दोस्त जेफ की कहानी बताते हैं, जो एक मरीज की मौत के बाद खुदकुशी कर लेता है। ये कहानी मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है, क्योंकि हम डॉक्टरों को भगवान की तरह देखते हैं, जो सब कुछ संभाल सकते हैं। लेकिन ये कहानी दिखाती है कि वे पर्दे के पीछे कितने नाजुक हो सकते हैं। और यही वो बोझ है जिसकी पॉल बात कर रहे हैं। यही उन्हें एहसास होता है कि एक सर्जन का सबसे बड़ा काम सिर्फ जाने बचाना नहीं है। उनका असली काम तब शुरू होता है जब सर्जरी फेल हो जाती है, जब विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं होता। तब क्या बचता है? वो कहते हैं, जब सर्जरी के लिए कोई जगह नहीं बचती तो डॉक्टर का एकमात्र औजार उसके शब्द होते हैं। उन्हें मरीजों और उनके परिवारों को मौत के मुश्किल सफर में गाइड करना होता है, एक पादरी की तरह। और शायद यही वो मतलब था जिसकी उन्हें तलाश थी। बिल्कुल। और फिर किस्मत का खेल देखिए, उन्हें खुद उसी रास्ते पर चलना पड़ता है। चलिए उनकी बीमारी के वक्त पर लौटते हैं। उनकी ऑन्कोलॉजिस्ट एमा हेवर्ड कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा है। बहुत अहम। जब पॉल उनसे सीधा सवाल पूछते हैं कि मेरे पास कितना वक्त बचा है, तो वो कोई नंबर बताने से मना कर देती हैं। हाँ, और उनका जवाब पॉल की जिंदगी बदल देता है। वो कहती हैं, मैं तुम्हें ये नहीं बता सकती कि तुम कितने साल जियोगे, लेकिन हम इस पर बात कर सकते हैं कि तुम्हारे लिए क्या जरूरी है, तुम्हारी वैल्यूज क्या हैं। वो इनसे पूछती है कि वो इस बचे हुए समय में क्या करना चाहेंगे। बिल्कुल, वो उन्हें एक मरीज के तौर पर नहीं बल्कि एक इंसान के तौर पर देख रही थी। ये एक बहुत ही अलग नजरिया है। आमतौर पर डॉक्टर सिर्फ बीमारी का इलाज करते हैं, आंकड़ों की बात करते हैं, लेकिन एमा उन्हें ये याद दिला रही हैं कि इन आंकड़ों के बाहर भी एक जिंदगी है। एकदम सही। वो विज्ञान को नकार नहीं रही हैं, लेकिन वो पॉल को एक नई पहचान बनाने का मौका दे रही हैं। वो कह रही हैं, ठीक है, पुराना भविष्य खत्म हो गया, अब इस नई हकीकत में तुम अपनी जिंदगी को कैसे जीना चाहते हो, तुम्हारे लिए अब क्या मायने रखता है। वो सिर्फ कैंसर का इलाज नहीं कर रही, बल्कि एक इंसान को उसकी जिंदगी का मकसद ढूंढने में मदद कर रही हैं। और इसी से जुड़ा है शायद किताब का सबसे मुश्किल और सबसे खूबसूरत सवाल। पॉल और उनकी पत्नी लूसी ये फैसला करते हैं कि क्या उन्हें बच्चा पैदा करना चाहिए। लूसी का सवाल बहुत ही सच्चा और तकलीफदेह है। वो पूछती हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि अपने बच्चे को अलविदा कहना तुम्हारी मौत को और भी ज्यादा दर्दनाक बना देगा? और पॉल का जवाब, वो इस किताब का दिल है। वो कहते हैं, क्या ये बहुत अच्छा नहीं होगा अगर ऐसा हो? ये सुनकर तो एक पल के लिए इंसान रुक जाता है। वो ये कह रहे हैं कि जिंदगी का मकसद दुख से बचना नहीं है। अगर हम सिर्फ दुख से बचने की कोशिश करेंगे तो हम कभी किसी से प्यार नहीं करेंगे, कभी परिवार नहीं बनाएंगे। क्योंकि इन सभी चीजों में बिछड़ने का दुख छिपा है। बिल्कुल। मतलब वो कह रहे हैं कि जिस चीज से सबसे ज्यादा खुशी मिलती है, उसी से सबसे ज्यादा दुख मिलने का खतरा भी होता है, और उस खतरे को गले लगाना ही जीने का असली मतलब है। एकदम सही। उनकी बेटी केडी को जन्म देने का फैसला मौत के सामने जीने का सबसे बड़ा ऐलान था। ये एक भविष्य चुनने का फैसला था, तब भी जब उनका अपना कोई भविष्य नहीं बचा था। ये एक उम्मीद भरा काम था। और उसी उम्मीद के सहारे वो लड़कर वापस ऑपरेटिंग रूम में पहुंचते हैं। ये तो किसी फिल्म जैसा लगता है। कीमोथेरेपी के बाद कमजोर शरीर के साथ वो फिर से सर्जरी करने लगते हैं। हाँ, वो बताते हैं कि पहले केस में वो लगभग बेहोश हो गए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन ये कोई हीरो वाली वापसी नहीं थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें जल्द ही एहसास हो जाता है कि अब सब कुछ बदल चुका है। जिस काम से उन्हें कभी खुशी और पहचान मिलती थी, अब वो सिर्फ एक बोझ बन गया था। शरीर साथ नहीं दे रहा था। शरीर साथ नहीं दे रहा था और काम का आनंद जा चुका था। कैंसर की परछाई बहुत लंबी होती है। उन्हें ये कड़वी हकीकत समझ आती है कि वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा सकते।
उन्हें एक नई जिंदगी बनानी होगी। तो आखिर में उन्होंने मौत का सामना दोनों तरफ से किया। एक डॉक्टर के तौर पे, जहां वो दूसरों को मौत की हकीकत समझाते थे, और एक मरीज के तौर पे, जहां उन्हें खुद इसका सामना करना पड़ा। उन्होंने उन सवालों को जिया जिनका जवाब वो पूरी जिंदगी ढूंढते रहे। दुख की बात यह है कि वो ये किताब पूरी नहीं कर सके। जी, इसे उनकी पत्नी लूसी ने खत्म किया, जिन्होंने पॉल के आखिरी दिनों के बारे में बहुत खूबसूरती से लिखा है। उन्होंने बताया कि कैसे पॉल ने लिखना जारी रखा जब तक उनके हाथों ने काम करना बंद नहीं कर दिया। और जब उनकी मौत हुई तो उनकी गोद में उनकी 8 महीने की बेटी केडी थी। तो आखिर में ये किताब सिर्फ मौत के बारे में नहीं है। असल में ये जीने के बारे में कहीं ज्यादा है कि जीने का असली मतलब क्या होता है। कलानिधि लिखते हैं कि वो मौत और जिंदगी के मतलब को समझने के लिए एक भाषा, एक वोकैबुलरी की तलाश में थे, और ये किताब लिखते लिखते वो खुद वही भाषा बन गई। न सिर्फ उनके लिए बल्कि हम सब पाठकों के लिए भी। सही कहा। किताब का अंत उनकी नवजात बेटी केडी के नाम एक संदेश से होता है। ये शायद सबसे ताकतवर हिस्सा है। वो लिखते हैं कि जब एक दिन वो अपनी जिंदगी का हिसाब लगाएगी तो इस बात को याद रखे कि उसने एक मरते हुए इंसान के दिनों को एक ऐसी संतुष्ट खुशी से भर दिया था जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। अपनी नश्वरता के सामने हम किसी जिंदगी की कीमत कैसे मापते हैं? क्या ये बड़ी बड़ी कामयाबियों, डिग्री और दौलत से मापी जाती है, या फिर उस खुशी और प्यार में है जो हम अपने आखिरी दिनों में पाते हैं और दूसरों को देते हैं?